कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैसेजेस देखे जाए और उन पे वर्क किया जाए। आज एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट हैक मैं लेके आया हूं, पूरा वीडियो देखना है ध्यान से। जो भी आज मैं स्टेप्स आपको समझाने वाला हूं, ये 6 के 6 स्टेप्स, ये 6 के 6 तरीके, ये 6 ट्रिक्स जो है ये आपको अप्लाई करनी है। और आज का जो सेशन है वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर किसी भी एग्जाम को देते हैं जिस एग्जाम में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफलाइन पेपर्स जो ओएमआर शीट पे भरना पड़ता है ऐसे भी आते हैं, और आजकल ऑनलाइन होने लग गए हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, कैट, मैथ्स, बहुत सारे जो भी एग्जाम्स होते हैं सब में कहीं ना कहीं एमसीक्यू का पाला आपके साथ पड़ता ही पड़ता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि सर मैं तो ऑब्जेक्टिव से डरता हूं, सर मैं ऑब्जेक्टिव पेपर में मैं तुक्के मारता हूं। तो सर आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाने वाला हूं। आज की जो ट्रिक्स है उसमें जो चौथी और 5वीं ट्रिक है वो बहुत ही शानदार आपको लगेगी। अगर आप उस चीज को ध्यान से समझोगे तो आप कहीं ना कहीं फायदे में रहोगे। और ये सारी ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूं ये सारी कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड है, लोगों ने रिसर्च की है जनता के ऊपर, बच्चों के ऊपर, उनसे प्रैक्टिकली टेस्ट करवा के ये सब चीजें अप्लाई की जाती हैं। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो आगे चल के, बट कंडीशंस अप्लाइड। कंडीशंस क्या है वो भी मैं समझा दूंगा। आज हम बात करेंगे 1 बाय 1 ट्रिक्स की कि कैसे हम बढ़िया तरीके से एमसीक्यू कर सकते हैं। हमें एमसीक्यू में अगर फंस रहे हैं तो कैसे वो फंसे हुए एमसीक्यू से निकाल सकते हैं। और अगर मुझे एमसीक्यू नहीं आता है या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रखा है, 4 ऑप्शन है, 4 में से मेरे को 2 तो पता है कि वो नहीं हो सकते और 2 में अटक गया, तो उन दोनों में से सबसे प्रोबेबल क्या आंसर होगा वो मैं कैसे लगाऊं। तो आज हम उस ट्रिक्स को 1 बाय 1 पकड़ेंगे। नंबर 1 पहली ट्रिक समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि नेवर फॉलो द सीक्वेंस। हम लोगों की एक बीमारी होती है, हम लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो हमारी एक आदत होती है कि या तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कई बार स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी बताया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूपीएससी स्ट्रैटेजी और एसएससी स्ट्रैटेजी पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आरआरबी भी बनाया था, तो भी मैंने ये चीज समझाई थी। बट काफी लोग नए हो जिनको नहीं पता है, तो इसलिए फिर से समझा देता हूं। नेवर फॉलो द सीक्वेंस। नेवर फॉलो द सीक्वेंस मतलब अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाते हो, नहीं करना है। अगर आप पेपर में लास्ट से स्टार्ट करते हो, कुछ लोगों को आदत होती है लास्ट से स्टार्ट करने की, लास्ट से स्टार्ट करेंगे 199, नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीक्वेंस को कभी फॉलो नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू फॉलो और यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, 3 स्टेजेस के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल आपका पेपर, फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट 3 आवर का आपका पेपर है, 3 घंटे का आपका पेपर है, तो यू हैव टू ब्रेक इट इनटू 3 सेपरेट स्टेजेस। क्या क्या सेपरेट स्टेज हो सकती है? नंबर 1 पहली स्टेज होगी आपकी 45 मिनट्स के आसपास की। दूसरी स्टेज जो होगी वो आपकी 1.5 घंटे के आसपास की हो सकती है, 1.5 से 2 भी जा सकती है। और लास्ट जो स्टेज है सबसे छोटी स्टेज होती है, जितनी छोटी हो सकती है। जो सबसे बड़ी स्टेज है वो है सेकंड स्टेज। तो आपको 3 स्टेजेस में पेपर अटेम्प्ट करना है। कैसे? जो 45 मिनट्स का पहला स्टेज है उसमें आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस देखते जा रहे हैं। 1 करा, आता है, ठीक है, नहीं। 2 करा, थोड़ा टाइम लगेगा, छोड़ दिया। 3 करा, नहीं आता, छोड़ दिया। 5 करा, 6 करा, 7 करा, 8 करा, आगे बढ़े। अच्छा 9 नहीं आता, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। इसका मतलब आपको पूरा का पूरा पेपर एक बार देखना है। अगर आप ऑनलाइन में होगे तो ऑनलाइन में भी आप ऑप्शंस देख सकते हो, वहां तो डायरेक्ट आ जाता है राइट साइड में कि कौन से क्वेश्चन पे क्लिक करना है, कौन सा क्वेश्चन सामने आता है। और अगर आप ऑफलाइन ओएमआर देते हो तो आपके सामने तो पेपर होता ही है। आपको पूरा पेपर एक बार गो थ्रू करना है जिससे आप सारे क्वेश्चंस देख पाओ। क्योंकि क्या होता है, अगर हम सारे क्वेश्चंस नहीं देखते हैं और बीच बीच में उन क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, एग्जामिनर जानबूझ के बीच में टफ क्वेश्चंस डालते हैं इसीलिए कि बच्चा इस क्वेश्चन में अटक जाए और अटकने के बाद जो उसको क्वेश्चन आते हैं वो भी छूट जाए। और दूसरी चीज, अगर आपने शुरुआत से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया, जनरली ये देखा गया है शुरुआत के 10 क्वेश्चन और लास्ट के 10 क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। वो इसलिए डाले जाते हैं कि अगर आपने पहला क्वेश्चन किया आपको नहीं आया, आपने दूसरा किया आपको नहीं आया, आपने तीसरा किया आपको नहीं आया ना, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन चला जाएगा, फिर जो आता है वो भी नहीं आएगा। तो इट्स बेटर नॉट टू फॉलो द सीक्वेंस। फॉलो जैसे आपको करना है, देखते जाओ, जो आता है वो करते जाओ, जो नहीं आता है लीव इट फॉर सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। समझ में आ गया? तो 45 मिनट्स में यू विल कवर दिस मच एक बार जो आता है। अब सेकंड स्टेज पे आ जाओ। 1.5 आवर्स की 1 to 1.5 वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना आप। 2 घंटे के हिसाब से और कम कर लेना। इट मींस दैट जो सेकंड स्टेज है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, सोचना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है मैं सोच के कर सकता हूं। फर्स्ट स्टेज में जो सीधा सीधा आता है जिसमें सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट। सेकंड स्टेज में जिसमें सोचना पड़ेगा और मुझे आता है, उसमें टाइम कंज्यूम होगा। सेकंड स्टेज आपको उसमें देनी है। थर्ड स्टेज में जो टाइम बच रहा है वो उन क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चंस मुझे आते ही नहीं है, लेकिन अब टाइम बच रहा है तो मैं कर सकता हूं कोशिश। तो थर्ड स्टेज आपको उनके लिए रखनी है। तो इन 3 स्टेजेस में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, एमसीक्यू में ज्यादा स्कोर करने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, वो है एलिमिनेशन टेक्निक।
एलिमिनेट कैसे करना है उसके मैं तरीके समझा देता हूं आपको। एलिमिनेट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस में मुझे कंफ्यूजन है कि मेरा आंसर क्या हो सकता है, तो यू हैव टू स्टार्ट विद दिस एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक का पहला स्टेप जो क्या कहता है, रिमूव ऑफसेट वैल्यूज। ऑफसेट वैल्यूज का मतलब होता है बहुत ही अजीब सी वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में ऑप्शन आता है, उसमें क्वेश्चन लिखा है फॉर एग्जांपल 15, ऑप्शन दिया हुआ है 18 और उसके बाद दिया है 22 और उसके बाद दिया है 105, ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ऑफसेट वैल्यू इसमें कौन सी दिख रही है, मुझे ये दिख रही है 105। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमूव दैट। एलिमिनेशन टेक्निक ये कहती है, एलिमिनेशन टेक्निक ये कहती है कि जो अलग सी एकदम वैल्यू दिख रही है जस्ट रिमूव दैट, क्योंकि वो जबरदस्ती डाली हुई होती है। आंसर कभी भी ये नहीं हो सकता, उसका रीजन है, मैं आपको बताऊं साइकोलॉजिकल रीजन है। अगर ये आंसर होगा तो हर बच्चा यही लगा देगा ना, अलग से दिख रहा है। आंसर कंफ्यूज करने वाली चीजों की लाइनअप में होता है। तो आपको सबसे पहले ये वाला ऑप्शन हटा देना है। अब इसके पास आपके पास बच रहे हैं ये 3 ऑप्शन। इन 3 ऑप्शन में कौन सा चूज करना है, वो आप या तो आपको आता होगा और नहीं आता होगा तो अभी आगे चल के बताऊंगा कि नहीं आता है, देन व्हाट वी हैव टू चूज। समझ में आ गया? एलिमिनेशन टेक्निक का पहला स्टेप, ऑफसेट चीजों को हटाओ, अजीब सी चीजों को हटाओ जो एकदम अलग सी लग रही है, जस्ट रिमूव दैट, वो आंसर नहीं हो सकते। सेकंड पॉइंट, कभी कभी ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव ऑप्शन जरूर मिलता है, ऑल ऑफ द अबव या नन। अगर ऑल ऑफ द अबव और नन है तो रिसर्च ये कहती है और पेपर की एनालिसिस ये कहती है, जितने पेपर आए हुए हैं आज तक किसी भी एग्जाम के उठा लो, इवन यूपीएससी का पेपर उठा लो, चाहे आप जेई का पेपर उठा लो, किसी का भी पेपर उठा लो, हमें ये देखने को मिलता है कि अगर ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव ऑप्शन में है तो 95% आंसर यही होता है। अगर ये ऑप्शन में है 95% आंसर यही होता है। 5% हो सकता है नहीं हो, लेकिन 95% रिसर्च बेस यह समझ में आता है कि अगर ये है तो ये जरूर आपके ऑप्शन में आना चाहिए कि आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे 2 चीजें एलिमिनेशन में आपको समझ में आती है, इससे हमें प्रायोरिटी समझ में आती है। तो ऑफसेट चीजों को हटाना है, और दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव ऑप्शन में है तो वो अपना पहला प्रायोरिटी हो सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया है? ये अपना सेकंड या थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। 2 मैंने आपको पहले बता दिए थे, 2 मैंने एक ही साथ बता दिए, सीक्वेंस और 3 स्टेजेस वाला, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन। अब सर मुझे एक ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल डी एलिमिनेट कर दिया, अब मुझे ए बी सी इन तीनों में से कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इनमें से कौन सा मेरा आंसर होगा। तो मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजिकली जब पेपर बनाया जाता है, एग्जामिनर पेपर बनाता है, तो वो कोशिश ये करता है कि ए ऑप्शन जो हो वो जनरली आंसर ना हो। मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत कम चांसेस होते हैं ए के और बहुत कम चांसेस होते हैं डी के। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा हो नहीं सकता, बट हम रिसर्च बेस्ड बात करते हैं जो जनरली होता है। अगर मेरे पास 4 ऑप्शंस है तो इसके आंसर होने के चांसेस सबसे लीस्ट होते हैं, उसके बाद इसके होते हैं, मतलब ये सबसे कम रहेगा कि भाई ये तो मुश्किल है इसका आंसर हो, ये भी नहीं हो सकता। सबसे प्रोबेबल ऐसा कहा जाता है कि हमेशा बी और सी में से एक आंसर होता है, द मोस्ट प्रोबेबल वन। और अगर हम बी और सी में भी मुझे नहीं आता है तो एक टेक्निक आजकल यूज करते हैं बहुत सारे लोग, जिसको बोलते हैं तुक्का टेक्निक। उसमें यह कहा जाता है कि अगर बी और सी में कंफ्यूजन है तो आप बी की तरफ जा सकते हो 50-50 वाले केस में। सबसे पहले एक एलिमिनेट कर दोगे, देखो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। एलिमिनेट करने के बाद परसेंटेज ऑफ एरर वाला जो रेंज होता है वो कम हो जाता है। अब 3 ऑप्शन है आपके पास, 3 में से अगर आपको 2 ऑप्शन भी क्लियर दिखते हैं क्योंकि ए आपको लग रहा है नहीं हो सकता, तो इन दैट केस आप बी पे प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। बट फिर वही चीज है, एप्लीकेबल है लेकिन 100% नहीं है, 95% है, 5% हम कह सकते हैं कि हर चीज, कोई भी चीज 100% तो नहीं हो सकती ना, बट स्टिल रिसर्च बेस्ड है। तो जनरली बी और सी में से ही आंसर्स होते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, पेपर उठाओगे ना, देखोगे तो मैक्सिमम आपको बी से ही मिलेंगे। जनरली ए लग रहा होता है, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें ए आंसर लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ टेक्निकल पेपर्स की बात करते हैं, तो टेक्निकल जैसे गेट हो गया या जेई इंजीनियरिंग में जाने के लिए एस्पिरेंट्स भरते हैं एक फॉर्म, जेई का पेपर देते हैं, उनके पेपर हो गए। उस केस में क्या करते हैं, ये जानबूझ के ए ऑप्शन ऐसा डालते हैं कि आप गलती करोगे ना तब भी आपका ए ऑप्शन आएगा। इट मींस दैट अगर आपने कोई मिस्टेक भी करी है ना कैलकुलेशन में, इवन देन यू विल गेट योर आंसर ए। जिससे अब क्या होता है ना, अब हम कभी भी क्वेश्चन करते हैं और अपना आंसर आ गया एग्जाम के टाइम पे, तो हमारे अंदर एक अजीब सी खुशी आती है, मैंने आंसर निकाल लिया और ए ऑप्शन पे वही आंसर दिख गया तो मैं तुरंत टिक मारता हूं, मतलब मैं रोक नहीं पाता अपनी भावनाओं को। और जानबूझ के वो करते हैं ऐसा कि आप अगर गलती करोगे तो ए ऑप्शन मैच करेगा। तो यू हैव टू जस्ट बी अवेयर इन दिस केस, ध्यान रखना। ए ऑप्शन बहुत कम होता है कि आंसर हो, जनरली बी से में से एक होता है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज फॉर बी। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन बी और सी में से जनरली बी को प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, रिमेंबर द डायरेक्ट वैल्यूज।
अगर हम कैलकुलेशन बेस्ड एग्जाम की बात करते हैं, जहां मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आती हैं, अंडर रूट और ये सब चीजें, तो कोशिश ये करना कि जब भी आप किसी ऐसे पेपर पे जाते हो तो जस्ट रिमेंबर एज मेनी वैल्यूज डायरेक्टली यू कैन। फॉर एग्जांपल अंडर रूट जी हो गया, पाई की वैल्यू हो गई, 1/पाई की वैल्यू हो गई, कुछ ऐसी वैल्यूज जो जनरली रेफर बार बार आती है। अंडर रूट में 10 तक की वैल्यूज याद कर लेना, क्यूब रूट में 10 तक की वैल्यूज याद कर लेना, 20 तक की वैल्यूज याद कर लेना। क्यों याद करना है? ये याद ऐसे नहीं होंगी कि रट लिया। मैंने हमेशा बताया इस ट्रिक को, वैल्यूज याद करनी है तो मोबाइल का वॉलपेपर बना लो, एक हफ्ता मैं गारंटी दे रहा हूं याद हो जाएंगी वैल्यूज। पेपर में लिखो, पिक्चर क्लिक करो, मोबाइल का वॉलपेपर बना लो, और ज्यादा आपको चाहिए तो व्हाट्सएप का वॉलपेपर बना लो। व्हाट्सएप पे तो पूरे दिन बैठे रहते हो ना चैट करने के लिए, है ना, तो उसका वॉलपेपर बना, बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगी वैल्यूज। बार बार अगेन एंड अगेन जब आप देखते हो ना उस चीज को तो याद हो जाती है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाता है। रटना नहीं है, रट नहीं पाओगे वैल्यूज को कभी भी। तो अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज पता है तो आपको कहां पे आसानी होगी मैं आपको बताता हूं। आपको कैलकुलेशंस के टाइम पे इजी होगा। कैलकुलेशंस में आप अप्रोक्सीमेशंस लगा सकते हो। अप्रोक्सीमेशंस का मतलब होता है, और ये प्रैक्टिस से आता है, खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी काम बनेगा, ऐसे नहीं। आपने वैल्यूज याद करनी है, अप्रोक्सीमेशंस लगाने। फॉर एग्जांपल मुझे 9827 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2 करना है फॉर एग्जांपल। अब मुझे यहाँ पाई की वैल्यू पता है कि सर पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 होती है फॉर एग्जांपल, मैं 2 डिजिट तक लेता हूं। तो अगर मैं इसको 3 ले लूं, अगर मैं यहां पे इसको 3 लेता हूं तो 0.14 मैंने यहां से कम किया है नीचे से, इसका मतलब ऊपर में कुछ वैल्यू बढ़ा भी सकता हूं। तो ये आप प्रैक्टिस कर करोगे, जब बार बार करोगे तो आपको आ जाएगा कि पाई को 3 लेके भी सॉल्व किया जा सकता है। इससे आंसर जो होते हैं वो आंसर मैच करने लग जाते हैं इजीली, और कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। पॉइंट में कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू रिमेंबर एज मेनी डायरेक्ट वैल्यूज यू कैन, जो जनरली आती हैं। जब क्वेश्चन पेपर करोगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओगे तो कुछ वैल्यूज बार बार आ रही होंगी। अपनी टेबल जिस पे पढ़ते हो ना, टेबल पे पढ़ा करो, बेड पे मत पढ़ा करो, नींद आ जाती है। टेबल पे चार्ट चिपका के वो वैल्यूज जो बार बार आ रही होती है ना उनको लिखते रहा करो, क्योंकि वो रिपीट होती है वैल्यूज, उनको याद कर लो। एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा, मैं आपको बता रहा हूं, एमसीक्यू पेपर में बहुत टाइम बचेगा। एंड देन यू कैन यूज दोस वैल्यू डायरेक्टली, कम करके आप डायरेक्टली कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हो। और कैलकुलेशंस के लिए वैदिक मैथमेटिक्स अगर आप यूज करोगे तो वो और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वैदिक के लिए मैंने लेक्चर डाला था, स्क्वायर रूट वाला, क्यूब रूट वाला, वो देख सकते हो। मल्टीप्लिकेशंस की भी ले आऊंगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और नीचे लिंक भी दे दूंगा। वो ट्रिक्स वो आप यूज कर सकते हो, उन ट्रिक्स से आपको काफी हेल्प मिलेगी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सारी चीजों के अंदर। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो एमसीक्यू में आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू जो बेस्ड होता है वो होता है प्रैक्टिस पे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एमसीक्यू के पेपर में आप परफॉर्म करके आओगे। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा कॉन्सेप्ट बहुत गजब क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं तो बना लूंगा क्वेश्चन, मैं तो नया क्वेश्चन भी कर लूंगा। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम के अंदर अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो 90% केसेस में वो क्वेश्चन बच्चा नहीं कर पाता है। एग्जाम में आप वही क्वेश्चन कर पाओगे कम टाइम के अंदर, प्रेशर वाले टाइम के अंदर, जो क्वेश्चन आपने पहले देखा होगा। दिस इज द रियलिटी, ये सच्चाई है। अगर आपने क्वेश्चन पहले कहीं देखा है या उस चीज को पहले कहीं पढ़ा है, तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। चाहे आप टेक्निकल पेपर दे रहे हो, चाहे आप नॉन टेक्निकल पेपर दे रहे हो, चाहे मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड पेपर दे रहे हो, चाहे आप नहीं आर्ट्स का पेपर दे रहे हो, कोई भी पेपर दे रहे हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर आपने वो स्टेटमेंट, वो कैलकुलेशन, वो क्वेश्चन टाइप का कहीं किया हुआ है तभी आप उसको पेपर में कर पाओगे, क्योंकि टाइम कम होता है, उस टाइम में परफॉर्मेंस देनी होती है। तो आप ये मत सोचना कि मैं अब तो भैया मेरे को तो गजब कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं तो बना लूंगा ना। इस चीज के लिए आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका देखा हुआ क्वेश्चन ना आए। आपको जो क्वेश्चन देखा हुआ है कहीं ना कहीं अगर वो होगा तो आप तुरंत मैच कर लोगे। मैं सच बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं 10 साल के, और जो स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूं उन लोगों ने जो बताया वो ये रियलिटी है। देखा हुआ क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में आप कर पाओगे, नहीं देखा हुआ क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत टाइम लगता है फिर सोचने में, समझने में, इतना टाइम थोड़ी होता है पेपर के अंदर। इससे बेटर तो उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। स्किप करना इंपॉर्टेंट होता है इन दैट केस, क्योंकि वेस्ट करना नहीं होता है। वेस्ट करोगे तो 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो चले जाएंगे। समझ में आया ना? ठीक है, तो आप खूब प्रैक्टिस कर रही है और स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब फिर से बता देता हूं, पहले भी बताया, अपने बल्कि नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करो, माइंड मैप्स में कन्वर्ट करो, फ्लैश कार्ड्स में कन्वर्ट करो, फोटोग्राफ में कन्वर्ट करो, और फिर रिवीजन उन बल्कि नोट से नहीं करना है, उन शॉर्ट नोट से, उन माइंड मैप नोट से करना है, और फिर क्वेश्चन लगाने हैं। बस क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देके आओगे। इस चीज को दिमाग में घुसा के चिपका लो अंदर और ताला मार दो। किताबें चाहे 1000 पढ़ लो, चाहे 500 पढ़ लो, चाहे 100 पढ़ लो, चाहे 1 पढ़ लो, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो मेरी ये 5-6 जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं आपको, इनको अगर आप अप्लाई करते हो स्टेप बाय स्टेप, मोस्ट प्रोबेबल वाला भी ऑप्शन लगा सकते हो, एलिमिनेशन टेक्निक भी मैंने आपको समझाई हुई है, और जो भी चीजें बताई अगर आप इनको अप्लाई करते हो तो मैं गारंटी देता हूं आप एमसीक्यू में अच्छा परफॉर्म करके आओगे और आपकी रैंक
जितनी अभी आती है उससे गारंटी इंप्रूव होगी। इस चीज को अप्लाई करना। और अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन लगता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। कुछ नया, कुछ आपको ऐसा लगता है कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उस पर सबसे ज्यादा लाइक होते हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली उस कमेंट को उठा के उस पर वीडियो बनाता हूं। इंस्टाग्राम आईडी आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। और भी अगर कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो बताना, ये चीजें उन तक पहुंचाओ। मैं हमेशा बोलता हूं अपने जूनियर्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में बताओ लोगों को ये वीडियो के बारे में कि सर ऐसे ऐसा करा जा सकता है, ये चीजें अप्लाई करें। क्योंकि जो चीज आप अभी सीख रहे हो, जो मैं अभी सीख रहा हूं, अगर मैं किसी और को जो मुझसे पहले सीख जाए वो कर सकता हूं, तो कहीं ना कहीं वो चीज उसके लिए बहुत अच्छी होगी और आपके लिए भी अच्छी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैक के अंदर। कल एक मोटिवेशनल, एक बढ़िया सेशन आने वाला है जिसको आप सुन के कुछ ना कुछ आपको फील होगा, गारंटी है मेरी। मिलते हैं कल, तब तक मस्त रहो, खुश रहो, ऐश करते रहो और मेहनत करते रहो जिंदगी में कुछ बनने के लिए। मैंने हमेशा बोला है, एक जिंदगी है, एक लाइफ है और उस लाइफ को बर्बाद मत करो सो के, खा के, आराम करके और फालतू की चीजों में इन्वॉल्व होके। इट्स बेटर टू कंसंट्रेट ऑन इट। अपने प्रॉपर एम पे कंसंट्रेट करो, अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करो और अपनी लाइफ को बदलो, कुछ बनो, करके दिखाओ कुछ। थैंक यू। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you, let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है। Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class, previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे IAS के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे SSC के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और IAS टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। तो I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.